गुड मॉर्निंग भी। तो अपना फिजिक्स में चल रहा है मोशन, लीनियर मोशन, रेखीय गति। तो आपको पता चल गया होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन? त्वरण, त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को, यानी जैसे आपको एग्जांपल बताया था, जैसे आप घर से बाइक लेके निकलते हो, घर से निकलते हो यानी गांव में आपकी बाइक की वेलोसिटी स्पीड क्या होती है? मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जैसे आप रोड पर हो, सड़क पे आ जाओ, तो उस समय आपके बाइक की जो स्पीड है वो क्या होगी? 30 से 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगा होता है। तो ये उसकी क्या होती है? दर होती है। किसकी? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी वेग में परिवर्तन, यानी पहले स्पीड क्या थी? 30, अभी क्या होगी? 50, और कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, यानी 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है आपको बताया था, v क्या होता है? अंतिम वेग, अंतिम वेग। और u क्या होता है? आरंभिक वेग। t क्या होता है? समय, टाइम। और यहां आपको यदि स्पीड वेलोसिटी किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो टाइम भी किस में लेना है? घंटे में ही लेना है टाइम भी। यदि यहां आपको स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, तो टाइम किस में लेना है आपको? सेकंड में। अंतिम वेग और आरंभिक वेग। अच्छा, अंतर कैसे होगा? यानी शुरुआती कोई ना कोई वेग रहा होगा, उसको क्या करेंगे? अंतिम में से माइनस कर देंगे। यानी आपकी स्पीड पहले 30 थी, बाद में कितनी होगी? 60 होगी। तो 60 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 30। और कितने समय में? यानी वो आपको 10 सेकंड में या 20 सेकंड में कुछ ना कुछ समय रहा होगा, उसके दौरान वो स्पीड चेंज हुई होगी। तो वही तो कहलाता है एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। तो v माइनस u अपॉन टी, ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। फॉर्मूला है एक्सेलरेशन, त्वरण का। और इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? यूनिट निकालना है। ये क्या है? ऊपर वाली वेलोसिटी है। वेलोसिटी को किस में काउंट करते हो? मीटर प्रति सेकंड में। और नीचे क्या है? टाइम का सेकंड। अब ये s ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है एक्सेलरेशन का। किसका मात्रक होता है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन निकाल लोगे अब। यानी आपको कुछ ना कुछ वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी बाइक की, और बाद में कुछ ना कुछ उसकी स्पीड चेंज हुई होगी। कितने समय में चेंज हुई है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। समझ आया? तो एक क्वेश्चन कर दो फिर। एक कार का शुरुआती वेग एक कार का शुरुआती वेग 50 मीटर पर सेकंड है। 50 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड के बाद
कार रुक जाती है तो बताओ त्वरण कितना पैदा होगा? कितना त्वरण पैदा होगा? कितना होगा? कितना होगा? 5 या -5? -5। किस किस का है -5? और 0 किसी का है? तो यहां पर देखो शुरुआती वेग क्या है? 50, यानी u की वैल्यू कितनी है? 50। और यहां पर v क्या है? v क्या है? अरे रुकती है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। v 0 है। टाइम क्या है? 10 सेकंड। लिखो 0 - 50/10। एक्सेलरेशन निकालना, कितना आ जाएगा? -5। ये क्या है? रिटार्डेशन है। क्या ये? रिटार्डेशन, मंदन। कितना मंदन आया है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर लिया सर? यदि वो आपको ऐसे दे दे कि कोई कार है, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और उसका मतलब वेग है वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वहां एक्सेलरेशन कितना आएगा? +5 आएगा। त्वरण क्या आएगा? +5। ठीक है, यानी माइनस यहां क्या शो कर रहा है? मतलब उसने ब्रेक लगाई है, यानी गाड़ी को रोका है। माइनस मतलब ब्रेक लगाई है, एक्सेलरेशन, त्वरण पैदा किया है। मंदन यहां क्या? रिटार्डेशन है, मंदन पैदा हो रहा है। और वहां क्या? स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब कल अपन ने पढ़ा था मोमेंटम, संवेग। क्या होता है संवेग? संवेग, मोमेंटम, इसको अपन डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं? P से। क्या होता है? द्रव्यमान गुना में वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होगा? मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू वी। m इंटू वी। संवेग का फॉर्मूला क्या आएगा यहां से? मास गुणा में द्रव्यमान। मास गुणा द्रव्यमान, मास गुणा द्रव्यमान। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालना हो तो सीधा फॉर्मूले में रखो। क्या है ये? m। मास, मास को किस में काउंट करते हो? किलोग्राम में। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम। इंटू वेलोसिटी किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसकी यूनिट है ये? संवेग की। किसकी यूनिट है? संवेग की, मोमेंटम की। अच्छा, इसको डायमेंशन में चेंज करना है, mlt की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? m क्या होता है? m क्या होता है? मास। क्या फॉर्मूले में मास की बात हो रही है? कितनी बार हुई है? तो m पे क्या लगाओ? 1। क्या लेंथ की बात हो रही है? लेंथ की बात मीटर में होती है। क्या मीटर में कोई बात चल रही है इधर फॉर्मूले में? कितनी बार मीटर आया है? L पे लगाओ 1। समय की बात हो रही है? सेकंड है। समय की बात हो रही है, कितनी बार? -1। -1। तो ये डायमेंशन बन गया इसका, संवेग का। डायमेंशन क्या होता है? mlt की फॉर्म में लिखना। m क्या होता है? मास, यानी फॉर्मूले के अंदर किलोग्राम की बात कही गई है तो आप मास m पे लगाओगे। जितनी बार फॉर्मूले के अंदर किलोग्राम की बात होगी, यहां यदि किलोग्राम स्क्वायर आता तो वहां m पे क्या लगाते? 2। अब ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? कैसी राशि है? सदिश है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक सदिश राशि है। तो ये जिसकी मल्टीप्लाई में यदि सदिश राशि है अदिश के,
तो वो भी जो इसका फॉर्मूला वो भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब यदि किसी का आप फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे मोमेंटम का आप सामने फॉर्मूला लिख रहे हो, उसके अंदर यदि एक सदिश राशि है ना मल्टीप्लाई में, तो जिसका फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या है, वेग क्या लिखाया था मैंने, सदिश या अदिश, सदिश लिखाया था। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, सदिश राशि है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सदिश। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट लॉ कल कर लिया था, सेकंड लॉ चल रही है न्यूटन का, कल लिखाई थी आपको हेडिंग। यदि किसी वस्तु का मास 0 है, शून्य है, यदि किसी वस्तु का मास 0 है तो उसका संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, 0 होगा। संवेग क्या होगा, 0। यदि किसी वस्तु की वेलोसिटी 0 है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 0, संवेग भी क्या होगा, 0। अब फोर्स क्या होता है, बल, फोर्स बल लिखो। बल, बल संवेग, बल संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। लिख लिया। संवेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम कैसे हो सकता है। जैसे कोई वस्तु का मास है 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, कोई वस्तु है, चाहे आप ऐसे ले लो, ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास है, मान लो 50 ग्राम या 30 ग्राम, जो भी इसका मास है, ठीक है। अब ये मतलब ऐसे पड़ा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब इसके मोमेंटम क्या है, 0 है। यदि मुझे इसके में परिवर्तन लाना है, यानी इसकी वेलोसिटी करनी है 5 मीटर पर सेकंड, यानी मैं इसकी स्पीड कर दूं कि से मतलब एक तो धीरे से फेंकूं, एक ज्यादा जोर से फेंकूं, तो जब जोर से फेंकूंगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, तो मैं फोर्स क्या लगा रहा हूं, ज्यादा लगा रहा हूं। ये धीरे से गिरा, मैंने इसको गिराया, तो इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम, तो इसका मतलब मैंने फोर्स कैसा लगाया, कम। तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो मोमेंटम है वो ज्यादा चेंज होगा, यदि कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में कम चेंज होगा। तो इसका बल क्या है, हमेशा संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी ज्यादा फोर्स लगाओगे, आप किसी वस्तु को ज्यादा धक्का दोगे, यानी ऐसी वस्तु जिसका मास है उसको संवेग में परिवर्तन करना, यानी वो क्या है, एक जगह रखी हुई है, आप उसको धक्का लगाओगे, फोर्स दोगे, बल दोगे, तो ज्यादा जोर से धक्का लगाओगे वो दूर तक जाएगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी आपने ज्यादा फोर्स लगाया। यदि आप कम फोर्स लगा रहे हो तो वो उसकी स्पीड में कम चेंज होगा, उसके मोमेंटम में कम चेंज होगा। तो बल क्या है भाई, बल क्या है, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती है। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, संवेग को किसे लिखते हैं, फोर्स किसके बराबर होगा, संवेग को किससे लिखते हैं, P से, किससे, P से। यानी
ये जो डेल्टा है इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। अच्छा, संवेग में परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ टाइम में होगा, कुछ ना कुछ समय के अंतराल में होगा ना, तो डेल्टा टी फोर्स किसके बराबर होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कुछ ना कुछ समय होगा जिसमें उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। यदि कोई वस्तु आ रही है, जैसे मान लो कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रही है, आपको रोकना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, यानी उसके मोमेंटम को आपने क्या कर दिया, फिर शून्य रोक दिया आपने, वेलोसिटी जीरो कर दी, तो भी तो फोर्स लगाना पड़ रहा है। यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अब उसे आप धकेलोगे तो उसका जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज होगा, यानी उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसके समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है क्या, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फोर्स किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है, मास और वेलोसिटी को चेंज हो जाए, मतलब किसी वस्तु का मास मान लो 2 किलोग्राम है, उस वस्तु की वेलोसिटी पहले 0 है, उसको आपने पुश किया तो उसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी, कितने समय में हुई है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मास गुणा वेलोसिटी माइनस मास गुणा वेलोसिटी, यानी आरंभिक वेग और अंतिम वेग का माइनस बटा टी लिख सकता हूं। कोई वस्तु है जिसका मास m है, उसका अंतिम वेग है माइनस उसी वस्तु का मास बटा u बटा t, ये नहीं हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। मतलब कोई वस्तु है, उसका मास है मान लो 2 किलोग्राम है या 3 किलोग्राम है, जो भी है उसका मास है, उसके संवेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है, जब आप बल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो या तो उसकी स्पीड घटेगी या फिर बढ़ेगी भी। मान लो उसकी स्पीड पहले 0 थी और अब होगी 50 मीटर पर सेकंड, तो बढ़ी है ना, तो पहले कितनी थी 0 और अब कितनी है 50, तो 50 माइनस 0, मास तो सेम है ना, तो वो कितने समय में उसमें परिवर्तन आया है, यानी 10 सेकंड 20 सेकंड। तो ये क्या है, संवेग में परिवर्तन का दर, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और उसमें चेंज कैसे हो सकता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी मास गुणा में शुरुआती वेग, अंतिम वेग माइनस मास गुणा में शुरुआती वेग बटा समय। क्या ये बात समझ आई? अच्छा, एक ही वस्तु को आप पुश कर रहे हो, यानी कोई बॉल है या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास तो सेम रहेगा, मास बदलेगा क्या, यहाँ मास बदलेगा क्या, मास नहीं बदलता, तो क्या बदलती है, वेलोसिटी। क्या बदलती है, वेलोसिटी। तो मास को मैं कॉमन ले लूं, मास को कॉमन ले लिया, m क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। मास को कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बाई टी। यहां तक समझ आया क्या? अब बताओ, मास तो कॉमन है, v माइनस यू बाई टी क्या है, v माइनस यू बाई टी क्या है, पीछे लिखा के आया हूं, एक्सेलरेशन, त्वरण क्या है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ma, मास गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो बल क्या है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यानी आपने कितना उसकी पोजीशन में चेंज किया है। फोर्स क्या है, आप किसी फोर्स बल किसे कहोगे, यानी आपने उसकी मोमेंटम यानी संवेग में क्या है, चेंज किया है। समझ आ रही है क्या बात है भी? ऐसा जिसको ना समझ आई हो, कुछ पूछना है, कहां से समझ नहीं आया, इधर बोलो, समझ आ रहा है, नहीं आया, कहां से नहीं आया ये बताओ, कुछ भी नहीं आया।
नहीं, कल वाला समझाया था वो आ गया था क्या समझ? वो तो आ गया था, तो कहां से समझ नहीं आया? एक्सेलरेशन समझ नहीं आया, ये वाला स्टार्टिंग से समझ नहीं आया। देखो आपको बताया मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या होता है? यानी कोई ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी यहां ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ तो मास होता है, पता है आपको। जैसे ये मार्कर है या फिर आपका जो भी है, जैसे अपना फोन है, मोबाइल फोन है या फिर बॉल है, उसका कुछ ना कुछ क्या है? मास है। क्या है? कुछ ना कुछ मास है। यदि उसकी मतलब गुणा में उसका वेग, यानी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है या 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन में है, तो उसका मास भी है और वो वेलोसिटी भी है। तो मास गुना वेलोसिटी क्या कहलाता है? संवेग। ऊपर है इसमें, देखो मान लो ये कोई बॉल है, इसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है, इसका मास 1 किलोग्राम है। मान लो इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी स्पीड है, तो इसका मास भी तो है और ये इसकी स्पीड भी है, तो ये क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग यानी द्रव्यमान गुणा में वेग, मास गुणा में वेलोसिटी। संवेग किसे बोलोगे आप? कोई बॉल है, जैसे आप मतलब क्रिकेट खेलते हो, बॉल फेंकते हो आप, अच्छा बॉल फेंकते हो, उसका कुछ ना कुछ मास है और उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो मास गुणा स्पीड। यानी एक बार मैं आपको वेलोसिटी बता देता हूं कि चाल ही है, ठीक है, मानना नहीं है, मतलब इसका थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन एक बार ऐसे मान लो वेलोसिटी क्या है? स्पीड ही है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणा में चाल क्या कहलाता है? मोमेंटम। वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवेग। अच्छा, उसके संवेग में परिवर्तन करना है, चेंज करना है, वो संवेग चेंज करोगे। अच्छा, एक बॉल है ऐसे ही पड़ी आपके हाथ में है, तो वो किस में है? रेस्ट में है, विराम अवस्था में। आप उसको फेंकोगे तो उसका मास भी है, लेकिन पहले उसकी स्पीड क्या थी? जब आपके हाथ में थी तो बॉल 0 थी। कितनी थी? 0। जब आपने उसको फेंका तो उसकी स्पीड बढ़ी या कम हुई है? बताओ पहले। बढ़ेगी, मतलब चाहे वो 20 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर या 50 मीटर, जो भी उसकी स्पीड में चेंज हुआ। तो पहले कितनी थी, अब कितनी है? मतलब 50 मान लो, अब कितनी है? 50। तो मैं परिवर्तन कैसे निकालूंगा इनके दोनों की स्पीड में? तो परिवर्तन कैसे निकालूंगा? लास्ट वाली है उसमें से शुरुआती वेग माइनस कर दूं, यानी अभी 50 है, पहले कितना था? 0। तो 50 माइनस 0, उसे कुछ ना कुछ समय लगा होगा, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, तो वो क्या कहलाता है? चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। क्या कहलाता है? संवेग में परिवर्तन। यानी उस संवेग में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। कितना हुआ है? तो मास, यानी बॉल फेंकी आपने जो भी, उस बॉल का मास तो सेम रहना है, बदलना नहीं है ना। यानी पहले वो उसका जो आरंभिक वेग था वो क्या था? 0 था। फेंकने के बाद मतलब वो 50 मीटर पर सेकंड होगी। तो मैंने एक्सेलरेशन लिखाया था आपको कल, v माइनस यू बाई टी, यही लिखाया था आपको। मतलब अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग। यानी कोई बाइक जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब उसकी स्पीड हो गई है 40 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड। लिखो मत, एक बार लिखो मत। पहले कितनी स्पीड थी? 20 मीटर सेकंड। अब कितनी है? 40। यानी u क्या था? 20। अब v कितना है? 40। यानी 20 से 40 होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, 10 सेकंड, 5 सेकंड। मान लो टाइम लगा आपको 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड। अब बताओ, अभी कितनी है? 40। पहले कितनी थी? 20। तो त्वरण कैसे निकालते हैं कि कितना चेंज हुआ इसमें? तो 40 माइनस 20 बटा 5, ये आएगा। कितना आ गया?
20/5 तो कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब ये परिवर्तन ही तो आया है, तो यहां क्या लिखा था, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग, यही लिखा था। तो संवेग, संवेग क्या है, वहां मास तो क्या है, मास कांस्टेंट है लेकिन उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, तो mv यानी मास गुणा में वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम है, माइनस मास गुणा इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। ये देखो क्या ये मोमेंटम मास गुणा वेलोसिटी, यानी शुरू में कुछ वेलोसिटी अलग है, लास्ट में कुछ अलग होगी, वो कितने समय में चेंज हुई बटा टी लिखेंगे। तो यही तो फॉर्मूला है। फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन, अपरिवर्तन किसी समय के साथ होगा। तो उस वस्तु जैसे बॉल है, उसका मास तो क्या है, सेम है भाई, तो एक बार तो मास से मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंतिम वेग से, और उससे मैं माइनस करूंगा मास गुणा में आरंभिक वेग बटा समय। तो यहां से m मैंने क्या ले लिया, कॉमन, चेंज होता नहीं, आपको पता है मास तो सेम ही रहता है, तो मास मैंने कॉमन ले लिया m। अब ये क्या आ गया, v माइनस यू बाई टी, और कल आपको बताया था v माइनस यू बाई टी क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं m गुणा a, मास गुणा एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपके पास है, मास गुणा एक्सेलरेशन, त्वरण गुणा द्रव्यमान। फोर्स बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। रवि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लास आज लगाई है। रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे। इधर पीछे आ रहा है समझ, मास गुणा में एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो यहां से यूनिट आपसे पूछ ले कि फोर्स की यूनिट क्या होगी, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक, यानी आपसे स्टैंडर्ड यूनिट पूछ ले, बल का मात्रक पूछ ले तो क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। लेकिन यदि आपसे डायमेंशन पूछ ले, यानी वो विमीय पूछ ले कि आपको डायमेंशन बताना है किसका, फोर्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन कितने बराबर होता है। तो फोर्स बल का मात्रक लिखना है तो फॉर्मूले में रखो, तो क्या है ये m, मास, मास को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में, तो किलोग्राम गुणा में एक्सेलरेशन किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ये फोर्स का क्या हो गया, यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे ही बोल देते हैं न्यूटन। क्या बोल देते हैं, न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। इसी को बोल देते हैं न्यूटन। क्या बोल देते हैं, न्यूटन। एक न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन क्या है, एक इसकी क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, किसकी, फोर्स की, बल की। अब आपको डायमेंशन पूछ ले, यानी आप सिर्फ बल का मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि न्यूटन के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। यदि यहां आपको एमएलटी निकालना है तो कैसे निकालोगे, एम मास की बात हो रही है क्या, फॉर्मूले में कितनी बार हो रही है, लगाओ ऊपर 1, मीटर की हो रही है कितनी बार, एल पे 1 बार, सेकंड टाइम की बात हो रही है कितनी बार, -2। तो ये बन गया इसका डायमेंशन।
किसका? फोर्स का, बल का डायमेंशन m1L1T-2 आया हुआ क्वेश्चन है पहले प्रीवियस एग्जाम में डायमेंशन से रिलेटेड। लिख लिया? लिख लिया क्या? अच्छा, एक होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति क्या होता है? सी क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी क्या होता है? ग्राम। एस क्या होता है? सेकंड। एस क्या होता है? सेकंड। अब सीजीएस पद्धति में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ था, पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बल की सीजीएस जो मात्रक है वो बताएं। डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अब बल का मात्रक पूछे तो न्यूटन है, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में पूछ ले यानी सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, यानी सीजीएस पद्धति में पूछे तो क्या बताओगे? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। डाइन। बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन, यानी सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक डाइन किसके बराबर होगा? या वो ऐसे पूछ सकता है कि एक डाइन किसके बराबर है? तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड के बराबर। लिख लिया? एक न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। यदि मैं डाइन में चेंज करूं इसको तो किलोग्राम कितना हो जाएगा डाइन में? डाइन में चेंज करना चाहता हूं मैं इस न्यूटन को, इस वैल्यू को डाइन में चेंज करूंगा तो किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा? 1000 ग्राम। कितने ग्राम के? 1000 ग्राम। और आपने इसमें सेंटीमीटर में चेंज करूं तो गुणा में 100 कितना बन गया भाई? 1 लाख बन गया। कितना बन गया? 1 लाख, यानी 10 की पावर 5 लिख सकता हूं। 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर है। मतलब किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1000 गुना 100 कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख डाइन। 1 न्यूटन कितने के बराबर है? 1 लाख डाइन के बराबर है। अब ऐसे मत करना सेकंड को चेंज नहीं किया, सेकंड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इधर न्यूटन में भी सेकंड है, उधर भी सेकंड है। इधर मिनट होता तो चेंज करते। ठीक है, वैल्यू जहां जहां चेंज हो रही है वहां वहां कर दो। जैसे यहाँ पे किलोग्राम है, वहां पे क्या है? ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। यहाँ मीटर है तो वहां क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब 1000 गुना 100 करोगे कितना आएगा? 1 लाख, यानी 1 लाख डाइन। यानी 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 लाख डाइन के बराबर, या 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। लिख लिया? अब यहां से आपसे क्या पूछ सकता है कि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, ऐसे भी लिख सकता है। mv माइनस mu बाई टी, ऐसे भी लिख सकता है। 3 फॉर्मूले आपके पास, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, और m को कॉमन निकालो तो m माइनस m मल्टीप्लाई v माइनस यू बाई टी टाइम, और v माइनस यू बाई टी को आपने क्या कहा? एक्सेलरेशन। तो m गुणा में a, मास गुणा में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, यानी बल किसके बराबर है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। और आपसे यूनिट पूछ ले तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में, त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन के बराबर। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है और डाइन भी है। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। 3-4 बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है HSSC में। ग्रुप डी में ये पूछा था कि सीजीएस बल की सीजीएस पद्धति क्या है, क्या बताओगे, डाइन। और एक बार ये पूछा गया था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5। और एक बार ये पूछा गया था कि आप याद कर लो न्यूटन, लेकिन आपको ये वैल्यू भी पता होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये याद होगी तो आप इसे डायमेंशन निकाल सकते हो MLT की फॉर्म में। ये भी पूछा गया कि बल का विमेय सूत्र ज्ञात करें, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे M1 L1 T-2 या फिर M0 L1 T-2 या फिर M1 L0 T-2 या T-1 जैसे भी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब तो आप लगा दोगे। समझ आई ये बात, आगे भी समझ। तो सेकंड लॉ जो द्वितीयक नियम है न्यूटन का, इससे आपको क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ फोर्स। बल का क्या मिलता है, मान, वैल्यू ऑफ फोर्स, बल का मान, यानी बल का मान यानी F = ma, फोर्स बराबर मास गुणा में एक्सेलरेशन। लिख लिया। एक आप लार्ज फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपके पास टाइम क्या है, टाइम मान लो 0.001 सेकंड या कुछ 1 सेकंड का टाइम है, मतलब 0.01 सेकंड है, बिल्कुल ही कम समय है। आप लार्ज फोर्स लगा रहे हो, बड़ा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन कम टाइम में लगा रहे हो, तो मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा, यानी संवेग में ज्यादा परिवर्तन होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब क्रिकेटर है, मतलब जो बल्ले से बॉल को टच करता है, तो बताओ लार्ज फोर्स लगता है, लेकिन वो समय क्या होता है जब बॉल बल्ले से टकराती है, कुछ 1 सेकंड का ही होता है, लेकिन बॉल कहां तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है ना। मतलब बड़ा फोर्स लगाया लेकिन कुछ समय के लिए, तो मोमेंटम में क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको बोलते हैं इंपल्स आवेग। क्या बोलते हैं, इंपल्स आवेग। एक टर्म और आई आपके पास, इंपल्स, इंपल्स आवेग, इंपल्स आवेग, उसे बोलोगे आवेग। क्या बोलोगे, आवेग। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, आई के बराबर। किसके बराबर है, आई के बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, मतलब संवेग किसके बराबर है, आई के बराबर, मतलब उसे इंपल्स बोलेंगे। यानी चेंज तो क्या हो रहा है इधर, संवेग ही बदल रहा है ना, संवेग ही बदल रहा है भाई। यानी जब टकराई, जब मतलब बॉल बल्ले से टकराएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, फिर स्पीड में आएगी ना, तो वहां पे भी मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मैं संवेग को लिख सकता हूं बराबर आवेग के। किसके बराबर, आवेग के बराबर। तो फोर्स यहां क्या आएगा, F बराबर I/Δt, ऐसे लिख सकता हूं। तो बल का एक फॉर्मूला और है, आवेग बटा समय में परिवर्तन, आवेग बटा समय, आवेग बटा समय, डेल्टा P मतलब डेल्टा I। ठीक है, आवेग में परिवर्तन की दर, ऐसे भी तो लिख सकता हूं।
आवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर है? आवेग के बराबर। तो I बाय टी, वहां पर मोमेंटम था तो मोमेंटम की जगह मैंने क्या लिख दिया? I बटा टी। अब आपको I का फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालोगे? F बराबर I बाई टी है, आपके पास ये है, तो मेरे को इंपल्स आवेग का फॉर्मूला निकालना है। आपको पता है आवेग क्या होता है? I, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? I बराबर F इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूं, F इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं भाई। I निकालना है तो T इधर जाएगा, डेल्टा टी है तो वो क्या है? मल्टीप्लाई होगा किसके? फोर्स के। तो आवेग क्या होता है? फोर्स गुणा में डेल्टा टी। तो फोर्स किस में मापते हो आप? न्यूटन में, और समय को सेकंड में। तो क्या हो गया? आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड। या फिर मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन को क्या लिखूंगा अभी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड आवेग। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ, देखो आपके सामने है। न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या होता है? -2, यही बात कह रहे हो। लेकिन अब देखो गुना में क्या है? टाइम, यानी सेकंड एक एस और है ना आपके पास। अब एक एस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या बचेगा फिर यहां? ये बताओ आप। -1 ही तो बचेगा, मैंने क्या लिखा था? ठीक है। तो इंपल्स क्या होता है? न्यूटन मतलब न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ, याद रखना। क्योंकि स्क्वायर क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 सेकंड मल्टीप्लाई में है, जब उसको आप ऐड करोगे तो -2 में से 1 सेकंड मतलब माइनस हो जाएगा, क्या रखेगा? -1। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका है? इंपल्स का, आवेग का। किसका? ये आपका मात्रक है आवेग का। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू में डेल्टा टी। समय के लिए क्या लगा हुआ है? एस, और फोर्स के लिए न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लिख दो, या फिर क्या लिखो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड गुना में सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ आई ये बात? क्या ये पता चला गया? मतलब सेकंड यहां एक बार कैसे आया? यहां कोई किसी को दिक्कत नहीं है? पीछे अब ऐसे नहीं बोलोगे कि 2 नहीं रहा, यहां 2 नहीं रहेगा, ठीक है? स्क्वायर नहीं आएगा, -1 ही आएगा सेकंड। लिख लिया। अब आपसे इंपल्स का पूछ ले, मतलब कि इंपल्स का डायमेंशन क्या होगा, तो m1 l1 t माइनस इंपल्स आवेग। लिख लिया क्या? तो आप ये बताओ कि आपको न्यूटन के गति के दूसरे नियम से आपको क्या मिलता है? किसके बारे में पता चलता है? संवेग के बारे में, आवेग के बारे में, और किसके बारे में? किसके बारे में? बल के मान के बारे में, यानी फोर्स किसके बराबर होता है, किसके समानुपाती होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी m इंटू ए, मास गुणा में एक्सेलरेशन। समझ आया क्या? अच्छा, ये जो मैंने लिखा है F इज इक्वल टू आई बाई टी, F इज इक्वल टू आई बाई टी। अब फोर्स के इनवर्स क्या है? उल्टा क्या है? फोर्स के उल्टा क्या है? यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? फोर्स के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है? समय। क्या दिखाई दे रहा है? समय। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं टाइम को बढ़ा दूं, समय को बढ़ा दूं, तो फोर्स क्या होगा? कम। फोर्स क्या होगा? कम। देखो व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स है ना, उल्टा है नहीं। यदि टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स क्या होएगा? कम। यदि टाइम कम कर दूं तो फोर्स क्या है? ज्यादा है। फोर्स क्या है? ज्यादा है। इसका एग्जांपल कोई बता सकता है?
टाइम कम करना यानी टाइम ज्यादा करना, इसका एग्जांपल बता सकते हैं? मतलब टाइम ज्यादा लोगे तो फोर्स क्या कम लगेगा, यानी आवेग का क्या होगा, आवेग कम होगा ना, आवेग क्या होगा वहां पे, कम होगा, क्योंकि आवेग की तो समानुपाती है ना फोर्स, तो आवेग क्या होगा, कम होगा। तो जैसे प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, जैसे कैच लेते हैं बॉल को, कैच लेते हैं तो वो बॉल को पकड़ते हैं, तो बताओ कैसे, क्या ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, तो कैसे, नीचे करते हैं थोड़ा हाथ को, या फिर पीछे ले जाते हैं हाथ को, क्यों, वो तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, है भाई, कैच तो ऐसे भी लिया जा सकता है, तो लेते क्यों नहीं? वेरी गुड, ताकि चोट ना लगे, ठीक है, कभी ऐसे चेक कैच लेके देखना, ठीक है, मतलब कैच लेते वक्त मतलब बॉल को देखो, उसके आवेग को तो आप रोक रहे हो, आप आवेग को ऐसे भी रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपके हाथ पे डिपेंड करता है कि आप में मतलब दर्द सहन करने की शक्ति है या नहीं, ठीक है, रोक तो सकते हो लेकिन चोट लग जाएगी, उंगलियां फट भी सकती है। कैच ऐसे भी लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे क्या है, आवेग ज्यादा होगा, मतलब बॉल, जैसे आप इसको हाथ को पीछे करोगे, तो हाथ को पीछे करोगे तो बॉल को जाने में टाइम क्या करेगा, ज्यादा मिल जाएगा, टाइम ज्यादा मिलेगा तो फोर्स क्या लगेगा, कम। इसलिए बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है या फिर नीचे की ओर कर लेता है, ताकि टाइम बढ़े और फोर्स कम लगे। समझ आई ये बात, समझ आ गई? इसीलिए खिलाड़ी आपसे पूछ लेता है कि खिलाड़ी हाथों को पीछे करता है आवेग को कम करने के लिए, इंपल्स को कम करने के लिए, ताकि टाइम ज्यादा लगे और फोर्स कम लगे। समझ आई ये बात? लिखो थर्ड लॉ, क्या बस न्यूमेरिकल तो करवाई नहीं, इसके न्यूमेरिकल तो एक दिन रख लेंगे इसका, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल भी है, हर एक मतलब जो आपका इंपल्स आपने किया है, मोमेंटम आपने लिखा है या एक्सेलरेशन लिखा है, इसके 3 इक्वेशंस भी है, न्यूटन्स 3 इक्वेशन, 3 फॉर्मूले हैं। लिखो थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलते हैं? क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखो आप जितना फोर्स किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही फोर्स वस्तु उस पर लगाती है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि जैसे पूछूं कि कोई, जैसे आप धरती पर फोर्स लगा रहे हो 20 न्यूटन का, ठीक है, तो पृथ्वी आप पर कितना फोर्स लगाएगी? कितना? 20 ही न्यूटन का लगाएगी, 20 ही न्यूटन का लगाएगी। जैसे आप कोई फ्रूट तोड़ते हो, कल मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि आप फ्रूट तोड़ते हो तो वो फ्रूट नीचे गिरता है, नीचे गिरता है ना, तो बताओ मेरे को ज्यादा फोर्स किसने लगाया होगा? किसने लगाया होगा? धरती ने लगाया या फ्रूट ने लगाया? ये बताओ, किसने किसने लगाया?
दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यानी सेब ने 20 न्यूटन यदि धरती पे लगाया है तो धरती ने भी 20 न्यूटन सेब पर लगाया है। फोर्स सेम है तो सेब नीचे क्यों गया, धरती पे तो ऊपर आ सकती थी सेब के पास, है मास बहुत ज्यादा धरती का, ठीक है, सेब का मास कम है तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन फोर्स दोनों सेम लगाते हैं। आपसे पूछ लेना कभी तो फोर्स सेम लगता है। मान लो आपने दीवार पे मुक्का मारा जोर से, आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दीवार भी आप पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। लगा के देखना कभी 10 न्यूटन का फोर्स दीवार पे, ठीक है, आपको चोट लगेगी, यानी आप एक्शन दीवार पे करोगे, रिएक्शन आपके हाथ पे होगी, ठीक है। जिससे आप रिएक्शन करोगे ना, एक्शन जिससे करोगे रिएक्शन वही मिलेगी, ठीक है। पांव मार के देखना तो रिएक्शन पैर पे होगी, हाथ पे नहीं होगी। सर मार के देखना, रिएक्शन सर पे होगी, हाथ पे नहीं, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स भी इधर लग रहा है, तो यह नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स तो इधर लग रहा है, 10 का इधर लग रहा है, तो इसके यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी, तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। अब यहां 0 क्यों नहीं हो रहा, फिर दीवार पे आप मतलब मुक्का मारोगे, चोट क्यों लगेगी, फिर नेट फोर्स तो इधर भी 0 होना था। अच्छा एक बात बताओ, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स क्या है, 0। अब आप इधर दीवार पे मुक्का लगाओगे, दीवार आप पर फोर्स लगाएगी, ये तो ऑपोजिट फोर्स है ना, यानी 10 न्यूटन का ही आप लगा रहे हो, 10 न्यूटन का ही दीवार फोर्स लगा रही है, तो ऑपोजिट भी तो यही है, फिर यहां बल निरस्त क्यों नहीं हो रहा, यहां पर बल निरस्त है, या नेट फोर्स क्या है, 0 है। आप दीवार पे मुक्का लगा रहे हो या फिर दीवार आप पर उतना ही रिएक्शन कर रही है, तो यहां पर नेट फोर्स 0 क्यों नहीं है, या फिर यहां बल निरस्त क्यों नहीं है। बोलो, एक ही वस्तु के ऊपर यदि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स है, एक ही वस्तु पे लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 होगा, बल क्या होगा, निरस्त होगा। बल क्या होगा, निरस्त होगा। जब आप यानी विपरीत दिशा में सेम फोर्स लग रहा है और वस्तु अलग अलग हो तो वहां बल कभी निरस्त नहीं होता। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे लिखो, लिखो जब एक ही वस्तु पर बराबर बल, एक ही वस्तु पर बराबर बल विपरीत दिशा में लगे तो बल निरस्त हो जाता है, या नेट फोर्स 0 हो जाता है। यानी वस्तु ना तो, जैसे आप इधर से 10 न्यूटन फोर्स से बल वस्तु को खींचो, इधर से खींचो 10 न्यूटन, तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी, तो बल क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। लिख लिया। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, विपरीत दिशा और बराबर बल, विपरीत दिशा और बराबर बल जब दो अलग अलग वस्तुओं पर लगे, जब दो अलग अलग वस्तुओं पर लगे तो वहां बल निरस्त नहीं होता, तो वहां बल निरस्त नहीं होता, तो वहां बल निरस्त नहीं होता। यदि बल निरस्त होता तो आपको चोट नहीं लगती दीवार पे मारने से, या फिर, तो वहां बल निरस्त नहीं होता। समझ आई ये बात। यानी कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 किस केस में होगा,
जब एक ही वस्तु को आप 10 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हो, 10 का इधर लगा रहे हो, तो 10 प्लस माइनस 10 कितना हो गया? 0। 0 हो गया, नेट फोर्स 0। लेकिन जब आप मतलब दो अलग अलग वस्तुओं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, दो अलग अलग वस्तुओं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना, तो वहां पर क्या है, बल निरस्त नहीं होगा। समझ आई ये बात? जैसे आप दीवार पे पैर मारो, मुक्का मारो, हाथ मारो, दर्द आपको होगा, यानी आपने तो एक्शन किया दीवार पे, लेकिन आपको रिएक्शन होगी जिसके द्वारा आपने एक्शन किया है, चाहे पैर से चाहे हाथ से। समझ आई ये बात? अब इसके है एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन का, जैसे मान लो आप नदी में तैर रहे हो, नदी में तैर रहे हो, आप नदी में तैरोगे तो आप एक्शन किस पे करोगे? पानी पर। किस पे एक्शन करोगे? और रिएक्शन कहां मिलेगा? बॉडी को। रिएक्शन कहां मिलेगा? तो तीसरे का एग्जाम्पल है एक पानी में तैरना। अच्छा, एक मतलब बाद में लिख लेना, 1 मिनट सुन लो। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक का पीछे हटना, यानी एक्शन आपने आगे किया, रिएक्शन कहां हुआ? पीछे की तरफ। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। एक आप मतलब धरती पर चल रहे हो तो आप जितना अपने आप धरती को पीछे धकेल रहे हो ना, उतना आपको आगे एक्शन रिएक्शन मिल रहा है। जितना आप एक्शन धरती पे कर रहे हो उतना ही आपको रिएक्शन मिल रहा है, इसलिए आप चल पाते हो। जितना आप पीछे धकेले जा रहे हो उतना ही आप आगे जाओगे। और एक जब नाव से जब आप किनारे पर उतरते हो तो देखना, कभी आप उतरोगे तो नाव थोड़ी पीछे जाएगी, तो एक्शन आपने आगे किया, रिएक्शन कहां हुई? पीछे। ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो इसके 3-4 एग्जाम्पल है, वो लिख लो, पूछता है। एक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखो। पानी में तैरना, यानी जितना पानी पे आप एक्शन करोगे, रिएक्शन उतना ही आप आगे जाओगे। पानी में तैरना। और बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे की ओर धकेलना। बंदूक से गोली चलने पर बंदूक का पीछे की ओर धकेले जाना। और नाव का उतरते समय पीछे की ओर खिसकना। नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर खिसकना। नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर खिसकना। एक्शन आप आगे कर रहे हो, उत्तर आप आगे की तरफ रहे हो, लेकिन नाव क्या पीछे की तरफ जाएगी। लिख लिया? एक है रॉकेट का। रॉकेट लॉन्च होती है तो देखना उसके पीछे ना मतलब एयर से प्रेशर होता है, ठीक है। रिएक्शन पीछे होगा, एक्शन कहां होएगा? आगे। तो रॉकेट का चलना। लिख लिया? तो ये आपके तीनों जो लॉ है न्यूटन्स के, वो तीनों कंप्लीट हो गए आज। फर्स्ट लॉ सभी को पता चल गया था? फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ पता चल गया? अच्छा ये बताओ फिर, फर्स्ट लॉ चला गया तो एक इंटरेस्टिंग सी बात है, बस ज्यादा नहीं। अच्छा, बस से आप उतरते हो, कभी ऐसा हुआ है कि धक्का लगा हो या नीचे गिरने की कोशिश की हो? गिरी हो क्या? गिरे हो क्या? कौन कौन गिरा था ये बता ना। लड़कों में लड़के तो नहीं गिरते,
क्योंकि उनका माइंडली फिजिक्स थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन वैसे वो जो प्रैक्टिकली फिजिक्स है उनका ठीक है। उतरते वक्त क्या करते हो भाई, चलती बस में उतरते वक्त आगे की तरफ क्यों? बस ऐसे ही नहीं, क्या कारण है बताओ? गिर ना जाए, क्यों ऐसा क्यों करते हो कि जब आप मतलब बस मतलब धीरे होती है तो आप उतरते हो तो आगे की तरफ मुंह करके उतरते हो, पीछे की तरफ मुंह क्यों करके नहीं उतरते आप? या आप सीधा जंप क्यों नहीं लगाते हैं? कल बताया था आपको जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी आप जब बस मोशन में है तो आप भी किस में हो, मोशन में। जब आप उतरते हो आप एकदम से रुक जाते हो ना, तो आपकी बॉडी किस में रहती है, मोशन में। जब आप एकदम से उतरोगे तो चलते रहना चाहिए बस के साथ, ताकि आप भी मोशन में रहो, ठीक है। अब एकदम से आप उतर गए ना, एकदम से आपने मतलब आप मोशन नहीं किया, आप वहीं खड़े रह गए, तो आपकी जो बॉडी है वो एकदम से किस में आ जाएगी, रेस्ट में। लेकिन जो आपका अपर जो धड़ वाला जो हिस्सा है वो किस में रहता है, मोशन में, तो आप आगे की तरफ गिरोगे, ठीक है। तो ये होता है, आइंदा गलती मत करना ऐसी, ठीक है भैया। आज के लिए थैंक यू।